सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। सही बात है, एक नए युग की शुरुआत ही हुई थी जब संविधान का निर्माण हुआ था हमारे देश में। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आंसर्स में। संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के अनुसार किया गया? कोई भी चीज़ होती है, गठन होता है, शुरुआत होती है, कोई ना कोई बीच में रीजन होता है। वो जो गठन हुआ था अक्टूबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया और वो था अक्टूबर 1946 में। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन प्रथम बार कब और किसके अध्यक्षता में हुआ? जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन 1927 में हुआ। एलोल के प्रसिद्ध नेता दीवान बहादुर एम रामचंद्र राय की अध्यक्षता में हुआ। एलोल के प्रसिद्ध नेता थे, वो लीडर थे दीवान बहादुर एम रामचंद्र राय और 1927 में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। प्लीज याद रखिएगा। अब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? अध्यक्ष कौन थे? 29 अगस्त 1947 को, मतलब हमारी स्वतंत्रता के बाद हुआ प्रारूप समिति का गठन और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, महान आदमी थे। संविधान सभा के 2 अवसाद कौन से थे? भारतीय संविधान का मौखिक रूप से अंग्रेजी में होना सबसे बड़ा दिक्कत था, और किसी पद पर खड़े होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक न होना। ये 2 चीजें सही नहीं थी। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि हिंदुस्तानी राजभाषा होनी चाहिए। क्यों चाहते थे? वे चाहते थे कि इसे आसानी से समझा व बोला जा सके। भारतीय लोग ज़्यादा प्रयोग में लाते थे क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम संस्कृति कल्चर के मिक्स थे, आज भी हैं। हिंदू और उर्दू के मेल से बनी थी हिंदुस्तानी भाषा, क्योंकि आज भी वही भाषा बोलते हैं। बहुत सांस्कृतिक भाषा थी, सही भाषा का मिश्रण था। समय के साथ साथ दूसरी भाषाओं के शब्द भी इसमें शामिल होते गए, तो उनका हिंदुस्तानी राजभाषा होनी चाहिए। और इतनी चीज़ें थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ लोग नहीं माने तो आज हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। हैदराबाद को भारतीय संघ का अंग किस प्रकार बनाया गया? कलाकार थे हैदराबादी, पहले नहीं चाहते थे कि आ जाए, फिर आ गए, मिला लिया गया उनको। रियासत में लगभग 90% जनता हिंदू थी हैदराबाद की, समझ लीजिए आप। शासक मुसलमान होता था, जनता हिंदू होती थी लेकिन शासक था वो मुसलमान होता था। हैदराबाद का निजाम अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था और इसीलिए भारत सरकार ने निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। और 4 दिन के संघर्ष के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय संघ से होना स्वीकार कर दिया। तो इसकी प्यार से आ जाते, इज्जत देते, कोई बात नहीं, आ गए, देश याद दोस्त है। भय भी होए ना प्रीत, वही वाली कहानी थी, भय दिखाना पड़ा इनको। 17 सितंबर 1948 को आ गए थे। विभिन्न समूहों द्वारा अल्पसंख्यक शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? अल्पसंख्यक नाम आप बहुत सुनते रहते हैं आज के समय में, कि किससे कहते हैं, क्या बात है, देखते हैं। कुछ लोग आदिवासियों को मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। ठीक है, थे वो अलग दे देना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्य प्रकार के लोग दलित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे और उनके लिए अधिक स्थानों का आरक्षण चाहते थे। कुछ विद्वान मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे। सिख लोगों के कुछ सदस्य सिख धर्म में अनुयायियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और अल्पसंख्यकों को सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। कहने का मीन्स है जिसकी संख्या कम हो उसे ही अल्पसंख्यक कहते हैं, और जिसकी कम हो आप समझ लीजिए उसको दर्जा देना चाहिए आरक्षण का कि नहीं। हिंदू तो चलो अपने अल्पसंख्यक है ही नहीं, बहुसंख्यक है। मुसलमान भी आजकल अल्पसंख्यक नहीं रहे, सेकंड पॉपुलेशन है उनकी। जैन, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई, इनको अल्पसंख्यक दे दीजिए कि ये तो नाम मात्र के। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत की स्थापना और उसके सभी भागों और सरकार के अंगों को सभी प्रकार की शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होना था, और भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून के समझ समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, पूजा, व्यवसाय, संगठन और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी देना था।
यह दुष्प्रस्ताव था और अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजाति वाले क्षेत्रों, दलितों, अन्य वर्गों के लिए सुरक्षा के समुचित उपाय करना था। सही बात है, इसे उस दुष्प्रस्ताव नाम दिया गया। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, हुई है, आज भी चल रही है, लोग ले रहे हैं मजे। कौन सा ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया? संविधान का स्वरूप तय करने वाली प्रथम ऐतिहासिक ताकत जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका सभी लोग नमन करते हैं। उस समय की मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन को बढ़ावा दिया। उदारवादी मुसलमान राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, उन्होंने भी भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने में संविधान के माध्यम से आश्वस्त किया। कभी कुछ लोग नहीं माने। दलित, हरिजनों के समर्थक नेताओं ने संविधान को कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता और न्याय दिलाने वाले, आरक्षण की व्यवस्था करने वाला, छुआछूत का उन्मूलन करने वाला स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया है। बिल्कुल सही बात है। आज किसी को दलित बोल देना, छुआछूत चालू कर देना, जेल में बंद हो जाओगे बेटा। सब कुछ वर्णन किया गया ना संविधान में। ऐसा नहीं करना है, प्यार से रहना है, प्रेम सद्भाव से रहना है, सौहार्दपूर्ण रहना है। NG रंगा, जयपाल सिंह जैसे आदिवासी नेताओं ने संविधान का स्वरूप तय करते समय इस बात को ध्यान दिया कि उनके समाज का गैर मूल वसुंधरा शोषण हुआ, तभी आदिवासियों के लिए भी आरक्षण। संविधान सभा ने कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और एक मजबूत केंद्र सरकार के बीच क्या संबंध देखा। प्रारंभ में सल्तनम जैसे सदस्यों ने केंद्र के साथ राज्यों को भी मजबूती करने की बात कही। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले घोषणा कर दी थी कि वे एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र 1935 के इंडिया एक्ट के समान देश में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहते हैं। 46-47 में देश के विभिन्न भागों में जो सांप्रदायिक दंगे और हिंसा के दृश्य दिखाई दे रहे थे, संयुक्त प्रांत के एक जो सदस्य थे बालकृष्ण शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के पूर्व इस बात से सहमत थी कि प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता दे दी जाए और भारत में आरोपित औपनिवेशिक शासन व्यवस्था चल रही थी। इस दौरान उनकी खचित घटनाओं से केंद्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला, इसीलिए केंद्र में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, उसमें ऐसा हुआ तो हमने ऐसा किया। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला था? सन 1930 के बाद कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। 1930 में गांधी जी का मानना था कि हिंदू और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से संबंध हुई एक साझी समझी भाषा थी। कांग्रेस सदस्य R.V. धुलेकर ने इस बात का समर्थन किया कि संविधान निर्माण भाषा हिंदी होनी चाहिए कुछ लोगों का। कई लोगों ने धुलेकर की बात का विरोध किया, बहस तेज हो गई। विरोधियों का मानना था कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रसार प्रांतीय भाषाओं जड़े खोदने का प्रचार है। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। सभी सदस्यों ने हिंदी की हिमायत को स्वीकार किया, लेकिन इसके वर्चस्व को अस्वीकार कर दिया। अब मद्रास के CTA रामलिंगन चेट्टियार ने इस बात पर बल दिया है कि जो भी कुछ किया जाए सावधानीपूर्वक किया जाए, यदि आक्रामक होकर किया गया तो हिंदी का भला ना हो पाएगा। चेट्टियार के अनुसार जब हम एक साथ रहना चाहते हैं, एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो परस्पर समायोजन होना आवश्यक है। आगे चलकर देश की सभी भाषाओं को सूचीबद्ध कर दिया गया, ये बात थी। दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। क्या किया गया संविधान में दलितों के साथ, क्या क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या वर्णन है, देखिए। संविधान सभा में आसीन दलित जातियों के कुछ प्रतिनिधि सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों की समस्याओं को केवल संरक्षण और बचाव से हल नहीं किया जा सकता। हरिजन, जो हरि के जन कहलाते हैं, महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया था, दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। प्रारंभ में डॉक्टर अम्बेडकर ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, परंतु बाद में छोड़ दी। अच्छा हुआ। मध्य प्रांत के दलित जातियों के एक प्रतिनिधि CKJ खांडलकर ने संविधान सभा को कहा कि उनके लोगों के समुदायों को हजारों वर्षों तक दबाया गया था, मानते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया, आज जाते हैं। दलित वर्गों को विधायकों को और सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया गया, मजे ले रहे हैं लोग। इसके लिए समाज की सोच में बदलाव लाना भी आवश्यक है, आ चुकी है बदलाव। और सार्वजनिक स्थलों पर उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, कोई नहीं करता। आप करते हैं क्या? मैं तो नहीं करता।
यद्यपि समस्याएं एकदम हल नहीं होती, इसने लोकतांत्रिक जनता ने इनके प्रावधानों को स्वागत किया। पृथक निर्वाचिका से आप क्या समझते हैं? क्या बात है पृथक निर्वाचिका, किसे कहते हैं? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को 1909 के अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इस क्षेत्रों से केवल मुसलमान ही चुने जाते थे। ब्रिटिश प्रशासकों के अनुसार ऐसा अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय के हितों की दृष्टि से किया गया। ये गलत था। मुस्लिम चुनो, हिंदू चुनो, नहीं, सबको रहने दो, सब चुना जाएगा। संविधान सभा के समय पृथक निर्वाचन की मांग क्यों की गई? लोगों का विचार था कि शासन में अल्पसंख्यकों की एक सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। उनके द्वारा संविधान निर्माण के समय पृथक निर्वाचिका की मांग की गई। गोला वल्लभ पंत के विरोध में थे। उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों को सदा के लिए अलग कर दिया जाएगा, वो तो कभी भी बहुसंख्यकों को रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। यदि अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचक से जीत कर आते हैं तो शासन कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बात सही है। और उन्होंने क्या किया? लोकतंत्र में निष्ठावान नागरिकों के लिए 3 प्रमुख अभिलक्षण क्या होनी चाहिए? उसे अपने लिए कम और लोगों के लिए अधिक चिंता करनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। सारी निष्ठाएं केवल राज पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अनुशासन की कला में प्रशिक्षित होना चाहिए। दोस्तों, आप संविधान में पढ़े, बने, कैसे बना, क्यों बना, आपने देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।